अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 7.2 मतलब एलिमेंट नंबर 7 केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स का एलिमेंट 2 असेसमेंट ऑफ हेल्थ रिस्क। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ रिस्क की कैसे असेसमेंट की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एलिमेंट के पहली बुक के अंदर यूनिट आई 1 के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था रिस्क असेसमेंट के बारे में। अब ये स्पेसिफिक असेसमेंट है किस चीज़ की? हेल्थ रिस्क की, कि हेल्थ रिस्क से रिलेटेड कैसे हम असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये ग्रुप एक्सरसाइज और यही टॉपिक आगे हमारा डिस्कस होगा। हाउ कैन अ केमिकल एंड और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इंटर इन द बॉडी, के मतलब कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में दाखिल कैसे होता है। विच इज़ द हाइएस्ट रिस्क रूट ऑफ एंट्री एंड वाई, और इनमें से कौन सा हाइएस्ट रिस्क रूट है हमारे जिस्म में किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के दाखिल होने का, और वो क्यों है। तो आगे चलते हैं। रूट्स ऑफ एंट्री। रूट्स ऑफ एंट्री ये वही चीज़ जो वो उसने क्वेश्चन किया कि केमिकल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में कैसे दाखिल होंगे। तो रूट ऑफ एंट्री में आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है कि कोई भी चीज़ सांस के ज़रिए, चाहे वो नाक से लिया गया चाहे वो मुंह से लिया गया, सांस के ज़रिए आपके बॉडी में दाखिल हुआ। इनहेलेबल डस्ट, ऑल पार्टिकल्स, कोई भी आपकी डस्ट है। रिस्पायरेबल डस्ट जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। उसके बाद इंजेक्शन। इंजेक्शन होता है कि खुराक के साथ, खाने के साथ, किसी खाने की चीज़ के साथ आपके जिस्म में दाखिल हो गया। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैकेनिक काम कर रहा था और काम करने के दौरान उसी जगह पर बैठ के उसने खाना भी खाना शुरू कर दिया, तो उसके हाथों के साथ जो ग्रीस या जो ऑयल है वो सब उसकी फूड के साथ उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। आपको मालूम है हमारी बॉडी जो है एक पोरस मीडियम है। पोरस मीडियम उसको बोलते हैं जिसमें से ऐसा मीडियम जिसमें से एयर या लिक्विड जो है वो पास ऑन हो सके। ठीक है, तो हमारी बॉडी जिस तरह पसीना निकालती है इसी तरह इसके ऊपर कोई आपका लिक्विड वगैरह या एयर कोई भी चीज़ इसके साथ टकराएगी, इससे इन कांटेक्ट होगी, तो ये उसको एब्जॉर्ब करने की भी सलाहियत रखती है। फोर्थ जो मेथड है इनहेलेशन का, जो रूट ऑफ एंट्री है, वो है इंजेक्शन थ्रू द स्किन। इंजेक्शन नीडल स्टिक, किसी वजह से आपने इंजेक्ट करवाया, कट्स एंड ग्रेजेस की वजह से, और बाइट्स किसी चीज़ के काटने से। अब रूट ऑफ एंट्री तो हमारे सामने आ गए कि 4 हैं, इनहेलेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन इंजेक्शन। अब इनके अगेंस्ट हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है और वो किस तरह से काम करता है। द बॉडी हैज 2 मेन डिफेंस मैकेनिज्म टू कम्बैट अटैक बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड डैमेज बाय केमिकल। के 2 मेन डिफेंस सिस्टम है हमारे पास जो इस बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स के अटैक से हमें फौरी तौर पर छुटकारा दिलवाते हैं। एक सेलुलर इंटरनल डिफेंस, cells fight bacteria and other toxins from blood, respiratory and ingestion entry routes। तो इंटरनल में क्या कर रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर जो हमें बैक्टीरिया से, टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड, रिस्पिरेटरी और इंजेक्शन रूट से जो चीज़ें दाखिल हो रही हैं उनके अगेंस्ट मुजाहमत करते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हैं। सेकेंड वन सुपरफिशियल एक्सटर्नल डिफेंस, बाहर से बैरूनी, protects against toxins that enter through the skin and contaminants in the nose and throat। अब जो चीज़ें हमारे नाक से
या गले से गई तो उनको यहाँ पे एक्सटर्नली रोकेगा, मतलब उनको अंदर ब्लड में रेस्पिरेटरी तक रेजिस्टेंस की नौबत नहीं आएगी, ये सुपरफिशियल, ये ऊपर से इनको रोक लेगा, दाखिल ही नहीं पूरी तरह से होने देगा। तो ये हमारे पास दो तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, सेलुलर और सुपरफिशियल। नेक्स्ट, अब रिस्पिरेटरी डिफेंस क्या है? ये जो हम सांस लेते हैं, सिर्फ सांस लेते नहीं है बल्कि इसमें भी बाकायदा हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद है। पहला स्नीज रिफ्लेक्स, कि हम स्नीजिंग के अमल के दौरान बहुत सारा जो मवाद है, मटेरियल है, वो बाहर फेंक देते हैं। फिल्ट्रेशन इन नेसल कैविटी, नाक में आपने देखा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वेस्ट, वो गर्द या वो जो आपका गंद है वो आपका आगे नहीं जाता बल्कि नाक तक ही रुक जाता है। उसके बाद मोकोसिलरी एस्केलेटर है जो उसको बाहर फेंकने में, बाहर थ्रो करने में मदद देता है। मैक्रोफेजिस और फेगोसाइट्स मौजूद हैं। और इसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में क्या होता है कि आप खांस वगैरह के, मैक्रोफेजिस भी इसी में मदद देते हैं। आप खांस के या इस तरह स्नीजिंग वगैरह करके जो भी मटेरियल है, ऐसा वेस्ट है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो हमारे सांस लेने के अमल में हमारे लिए दुश्वारी पैदा कर सकता है, हमारे लंग्स के लिए डिजीजेस का सबब बन सकता है, तो ऐसी सूरत में ये रिस्पांस जो है वो हमारे लिए करामत साबित होता है कि जितना भी वेस्ट अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर दाखिल हो गया है तो यही डिफेंस सिस्टम उसको बाहर निकाल देता है। रेस्पिरेटरी डिफेंसेस के बाद आता है स्किन डिफेंस, कि ये जो हमारी स्किन है ये किस तरह से डिफेंस करती है ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसे एजेंट्स के अगेंस्ट। वाटर प्रूफ बैरियर कंप्राइज्ड ऑफ आउटर लेयर एपिडर्मिस, ऊपर की जो लेयर है हमारी स्किन की, और इनर लेयर डर्मिस जो बीच में मौजूद है। इवन ये जो आपके हेयर्स हैं, ये जो ग्रो होते हैं, इसकी नर्व, इसकी भी जो आपकी पूरी जिस जगह से रूट्स हैं वो भी डर्मिस जो लेयर का पार्ट है उसके अंदर मौजूद होंगी। डिफेंस मैकेनिज्म की बात की जाए इंक्लूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ डेड सेल, सेबम, बायोसोडल प्रॉपर्टीज और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या करता है कि सोजिश, कोई जलन वगैरह के नतीजे में मालूम हो जाता है आपको कि कोई इरिटेशन है, तो उसको फिर आप वहीं पे वो रोक देता है और उसके नतीजे में आप उसको मेडिकेशन वगैरह करके उसकी दुरुस्तगी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है मेन असेसमेंट। अब असेसमेंट ऑफ रिस्क जो है उसके जनरली वही स्टेजेस हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को लेके उसको स्पेसिफिक बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जनरल रिस्क असेसमेंट में पढ़ते थे एवेल्युएट द रिस्क, तो जस्ट हम यहाँ पे एवेल्युएट द हेल्थ रिस्क कर देंगे कि मतलब अब हम बाकी रिस्क पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ हेल्थ रिस्क को डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो स्टेजेस हैं यहाँ पे थोड़ी सी उनको क्या किया गया, एलैबोरेट किया गया है। अदरवाइज दे आर सेम लाइक जनरल रिस्क असेसमेंट जो है उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है चीज़ों को। वो देखते हैं कैसे। असेसमेंट ऑफ हेल्थ रिस्क में पहली स्टेज जो है वो है आइडेंटिफाई द हैजर्डस सब्सटेंसेस प्रेजेंट एंड द पीपल हु माइट पोटेंशियली बी एक्सपोज्ड, मतलब कि निशानदेही करें कि हैजर्डस सब्सटेंस, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स जो मौजूद हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस मौजूद है चाहे वो केमिकल है चाहे वो बायोलॉजिकल है, तो आप देखेंगे कि इस सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कि बना किस चीज़ के, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। एवेल्युएट हेल्थ रिस्क, उसके बाद आइडेंटिफाई एनी कंट्रोल नीडेड एंड इम्प्लीमेंट देम, रिकॉर्ड द असेसमेंट एंड एक्शन टेकन, वही तरीक़ेकार है जी। और रिव्यू कि रिस्क असेसमेंट का रिव्यू, तो वो आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज, पीपल चेंज, पर्सनल चेंज, कंप्यूटर पर्सन ने परफॉर्म नहीं की तो तब भी रिव्यू वगैरह लिया जाएगा। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट की स्टेजेस वही होती हैं, सिर्फ हम स्पेसिफिक रिस्क को सामने रखते हुए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं ताकि वो फिट हो सके उसके ऊपर। अब असेसमेंट ऑफ हेल्थ रिस्क में क्या देखते हैं, हैजर्डस नेचर ऑफ सब्सटेंस कि किस नेचर का है,
किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है, पोटेंशियल इल हेल्थ इफेक्ट, और कौन से हमें बीमारी के असरात रखने की ये सकत रखते हैं। फिजिकल फॉर्म में कैसे होंगे, रूट ऑफ एंट्री हमारे जिस्म में दाखिल कैसे हो सकते हैं, क्वांटिटी कितनी मकदार में दाखिल हो सकते हैं, कंसंट्रेशन, और कितना ये सरायत कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, नंबर ऑफ पीपल जो इससे मुतासर हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर कितनी देर तक मुतासर हो सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टाइम, एंड कंट्रोल मेजर्स। अब कंट्रोल मेजर्स के हवाले से हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज, कोई भी हैज़ियस सब्सटेंस होगा और वो खुसूसन अगर केमिकल एजेंट है तो उसके ऊपर प्रोडक्ट लेबल लाजमी होगा। ये स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है, एक लॉ की ऑब्लिगेशन है कि आपने लेबलिंग जरूर करनी है। किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की आपने हर सूरत लेबलिंग जरूर करनी है। अब लेबलिंग में होगा क्या, नेम ऑफ सब्सटेंस मिक्सचर, कि सब्सटेंस है क्या या किस चीज का मरकब है, हैज़ियस कंपोनेंट और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या हिस्से हैं, क्या जुज़ हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं, रिस्क फ्रेजेस इंडिकेटेड डेंजर, प्रिकॉशंस क्या होंगी, फिर हमारे पास हम किस तरह से अगर ऐसी हैज़ियस कंडीशन पैदा होती है तो ऐसी सूरत हाल में हम इस केमिकल को कैसे हैंडल करेंगे, डिटेल्स ऑफ सप्लायर और सप्लायर की डिटेल्स, उसका इवन मोबाइल फोन टेलीफोन नंबर वगैरह, ये सब चीजें मेंशन्ड होंगी ताकि पहली बात हमें मालूम हो सके कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, और दूसरी बात कि अगर हमें मजीद प्रिकॉशंस लेनी है या मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो हम इस मैन्युफैक्चरर से राब्ता करें, इस सप्लायर से राब्ता करें कि कैसे हम इसको मजीद सेफ प्रिकॉशंस लेके कैसे हम मजीद इससे सेफ हो सकते हैं इसको यूज करते हुए। अब उसके बाद जी गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे चंद एक डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा। बेसिकली डॉक्यूमेंट से मुराद यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज जो मावन साबित होती है इनकी हैंडलिंग में, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन ये कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वेरी करेगा कंट्री डिफरेंस की वजह से, ये वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस की वजह से। अब सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव गाइडेंस नोट है EH40, किस लिए, इसी के लिए सर्च यूके लीगल वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट्स वेल मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न सब्सटेंसेस। अब जो ये वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है ये देखती है कि एक वर्क प्लेस के अंदर किस हद तक एयरबोर्न जो है वो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, कि मतलब हवा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है इन केमिकल सब्सटेंसेस की जिनमें डस्ट वगैरह शामिल है। यूरोपियन यूनियन लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव लिमिट वैल्यूज, उन्होंने इसको नाम ILV का दे दिया। सेट्स EU लीगल लिमिट वैल्यूज फॉर 19 केमिकल एजेंट्स, और इन्होंने 19 केमिकल एजेंट्स हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं उनके लिए लीगल लिमिट वैल्यू दे दिए कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक अगर ये एयर में होंगे तो इस दौरान आपने काम करना है, और अगर इतने हों इससे बढ़ेंगे तो आपने काम नहीं करना। तो बेसिकली ILV दिया यूरोपियन यूनियन ने। इसी तरह अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट ACGIH थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, ये क्या दे रही है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, तो ये TLV दे रही है। तो गाइडलाइंस नॉट लीगल स्टैंडर्ड। अब ये सारी चीजें गाइडलाइंस हैं, आपका जिस पे दिल करता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके मुताबिक काम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये गाइडलाइंस है, ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप किसी एक को जरूर फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड नहीं है तो आप इसको फॉलो ही ना करें, किसी चीज को नहीं, फॉलो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप देख लेंगे कि कौन सा गाइडेंस डॉक्यूमेंट आपको सूट कर रहा है, आप उसी के मुताबिक जो वैल्यूज होंगी वो फिर वेल में हो या ILV में हो या TLV में हो, किसी में भी हो, तो फिर आपने उसके मुताबिक ही हैंडलिंग करनी है इन केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सेफ्टी डाटा शीट्स, जिसको पूरा नाम
MSDS है, जिसको मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरर सेफ्टी डाटा शीट्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है जी, outline the type of information you would need to know about a domestic weed killer in order to assess the risk। अब वो कह रहे कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि डोमेस्टिक वीड किलर है, ठीक है, उसको सुंडी वगैरह इसको कीड़े को मारने के लिए, ठीक है, तो वो जो केमिकल है आपने उसके लिए असेस करना है कि उससे रिस्क क्या है। वो किलर तो है, ठीक है, वो डोमेस्टिक वीड किलर है, वो उसको जो भी कीड़े शीड़े होंगे उनको मारेगा, लेकिन हम असेस कैसे करेंगे कि इस केमिकल के अपने कितने रिस्क हैं, हम कितना बीइंग वर्कर, कोई फार्मर कितना मुतासिर हो सकता है। तो सेफ्टी डाटा शीट्स के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले तो हमें यह देखना है कि एक सेफ्टी डाटा शीट जो किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट के साथ आएगी उसमें किस तरह का डाटा मौजूद होना चाहिए। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस है क्या, एंड सप्लायर, और इसको सप्लाई करने वाला कौन है। देन हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बना किस चीज का हुआ है। फर्स्ट एड मेजर्स क्या लेंगे अगर हमारा इसके साथ इंटरेक्शन हो जाता है। फायर फाइटिंग मेजर, अगर कोई ऐसा केमिकल है जो आपका फायर का सबब बन सकता है, आपका आग का सबब बन सकता है, तो आपने उसको कैसे आग लगने की सूरत में काबू पाना है। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, हैंडलिंग एंड स्टोरेज कैसे होगी। एक्सपोजर कंट्रोल, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपने इस केमिकल को या इस एजेंट को यूज करते हुए कौन कौन सा पीपीई यूज करना है। नंबर 9, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पे लिखी होंगी बाकायदा सेफ्टी डाटा शीट में, ताकि पता चल सके कि किसके साथ मिलकर इसने रिएक्शन करना है, किसके साथ ये स्टेबल रहेगी। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब जहरीली कितनी है, इन्वायरमेंट पे क्या असरात होंगे, डिस्पोजल कंसिडरेशन, और अगर यूजेज के बाद ये एक्सपायर हो गई है तो ऐसी सूरत में आपने इसको डिस्पोज कैसे करना है। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, जब आपने हैंडलिंग करनी है केमिकल्स की, इनको आपने डिलीवर करना है, आपने ट्रेवल करना है इनको लेके, तो फिर आपके पास पूरी ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में ये होता है कि बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल्स जो होते हैं उन्हें खुलेआम इस्तेमाल करने की, खुलेआम उनकी सेल परचेज या खुलेआम उनकी मिकदार को बगैर मेजर किए इस्तेमाल करने पर पाबंदी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसी सूरत में आप रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि किस हद तक या किस मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी इजाफी इंफॉर्मेशन होगी तो वो इस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में मैन्युफैक्चरर भेजेगा या सप्लायर भेजेगा। सप्लायर मैन्युफैक्चरर का ये है, मैन्युफैक्चरर होता है बनाने वाला, तो कई दफ़ा बीच में मिडल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सप्लायर का काम कर रही होती है। जिससे आपने मेडिकल देखे कि मेडिसिन देखी आपने कि मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी कोई और होती है और उसका जो फार्मास्यूटिकल आके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी होती है वो और होती है। तो ऐसी सूरत में मैन्युफैक्चरर और की इंफॉर्मेशन और सप्लायर की इंफॉर्मेशन, तो हमें दोनों की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए। लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इस इंफॉर्मेशन जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसके कुछ आप लिमिटेशंस कह लें या डीमेरिट्स हैं कि किस हद पे जाके इनका हमें फ़ायदा नहीं रहेगा। तो पहली बात, इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन ओनली, अंडरस्टूड है जी कि वो अब उसके ऊपर इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो जनरल इंफॉर्मेशन है, तो स्पेसिफिक हैजर्ड्स का अभी भी इम्कान बाकी है, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मुश्किल होगी। डोंट कंसीडर द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूज, वो नहीं होगा। इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी, हाँ, अब वो जो बता रहा है हदायत आ रही है या उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो जनरल के यूजर के लिए, और अगर कोई बंदा हसास है जिसको इसका इशू है, वो जल्दी इस चीज़ से मुतासिर हो सकता है, उसके लिए कोई गाइडलाइंस वहाँ पे मौजूद नहीं होंगी। मिक्स्ड एक्सपोजर बेस्ड ऑन करंट नॉलेज, और ये जितना कुछ लिखा होगा वो करंट नॉलेज पे होगा, आगे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर केमिकल एजेंट्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ज़्यादातर केमिकल एजेंट्स को अप्लाई किया जा रहा है,
तो ऐसी सूरत में आगे से रिएक्शन आने की सूरत में जो कम्प्लेक्स सिचुएशन या कम्प्लेक्स कंडीशन बन सकती है, तो फिर उसको कैसे मैनेज या हैंडल किया जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया द रोल ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस मॉनिटरिंग। अब हमारी हवा के अंदर एयरबोर्न जो कंसंट्रेशन है ये कितनी है, किस हद तक हमारे लिए मुवाफिक है, किस हद तक हम इसके अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं, किस हद से बढ़ने पे हम उस वर्क प्लेस में काम न करें तो बेहतर है, किस हद तक इसकी क्या वेल्स होंगी, वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट कितनी है। तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना लाजिम है। उसको मॉनिटर करने के पीछे वजूहात हैं। वजूहात वही हैं कि आप उसकी एजडस नेचर से कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स ना हो रहे हों, इल हेल्थ इफेक्ट्स ना हो रहे हों, लेकिन क्रॉनिक इफेक्ट्स की तरफ जा रहा हो वर्कर। तो ऐसी सूरत में मॉनिटरिंग जो है वो लाजमी है। Monitoring personal exposure to hazardous substances is sometimes necessary to quantify the concentration of a substance that a worker is potentially exposed to। जैसा मैंने बयान किया, मॉनिटरिंग का जो पर्पज़ है वो ये है कि किसी भी वर्कर को एक्सपोजर क्वांटिफाई करने के लिए कि कितनी क्वांटिटी में वो इनहेल कर रहा है डस्ट को या कोई भी आपका के सब्सटेंस जो कंसंट्रेट कर गया एयर में। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल डोसीमीटर फॉर डस्ट एक्सपोजर। डोसीमीटर ये मीटर है जो मेजर करेगा आपका कंसंट्रेशन को एयरबोर्न। अ फिल्टर एंड एयर पंप इज वॉर्न बाय वर्कर वाइल वर्किंग, वो उसको पहन लेगा। गिव्स एवरेज वैल्यू ओवर टाइम, तो वो फिर आपको जितनी वो पहन ही रखेगा, 8 घंटे काम करता है तो वो उस दौरान जितना उसमें डस्ट या ये सारी चीज़ें सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगा तो उसको सामने रखते हुए वो डिसाइड कर लेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या है कि इस टाइम पे किस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन एयर के अंदर मौजूद है। फेलियर और डिटोरेशन ऑफ द कंट्रोल्स कैन रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इफेक्ट। हाँ, अब अगर ज्यादा वो हो रहा है, सब्सटेंस ज्यादा है, आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, फेलियर हो गया आपका कंट्रोल में ये काम नहीं कर रहा, आपने एक हाईली नुकसानदेह सब्सटेंस है वो आपकी हवा में कंसंट्रेट कर गए और आपने उसके कंट्रोल में ये प्रॉपर नहीं किए, तो इसकी वजह से सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। टू इंश्योर एन OEL इज नॉट एक्सीडेड। OEL ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है और ये वही है, कोई इसको टेक्निकली आप ये समझ लीजिए कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट मेन चीज़ है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट क्या है कि एक वर्क प्लेस के ऊपर आपका किसी भी चीज़ से कितनी देर का एक्सपोजर होता है, उसकी लिमिट क्या है। अब उसमें हमारे पास वेल है, उसमें हमारे पास पेल है, उसमें हमारे पास TLV है, ILV है, ये तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो लिमिट वैल्यू मौजूद हैं वो एक्सीड ना हो। टू चेक effectiveness of control measure after any change occur which could affect control, तो आपने effectiveness of control measure देखनी है और ये देखना है कि जो आपने कंट्रोल मेजर अप्लाई किया है इसका कोई इफेक्ट भी है, कोई फायदा भी दे रहा है, कोई तब्दीली आई है एनवायरनमेंट में या कि नहीं। अब जी लिमिटेशंस ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस मॉनिटरिंग, तो लिमिटेशंस को हम कंसीडर करेंगे एज अ डीमेरिट सी। तो अब जब आपने वेटेड एवरेज की बात की या एवरेज लिमिट की बात की, एवरेज टाइम की बात की कि हम उसको उतनी देर पहन के उसके बाद एवरेज निकाल लेंगे, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम है एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। माइट भी पॉसिबल है कि एक दिन कुछ हो रहा है, दूसरे दिन कुछ हो रहा है, एक्टिविटी आप सेम कर रहे हैं,
तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वेरिएशंस इन पर्सनल एक्सपोजर, हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ वर्कर्स के हरकतों सकनात ही ऐसी हैं जिसकी वजह से ज़्यादा कंटेमिनेशन हो रही है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपका वहाँ पे। स्टैंडर्ड ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देयर शुड बी अ स्पेसिफाइड लिमिट। जैसा मैंने आपको पहले कहा, आपने ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट को इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, चाहे गाइडेंस आप लें वेल की, चाहे आप गाइडेंस लें यूरोपियन यूनियन की ILV की, चाहे आप अमेरिकन गाइडलाइन ले लें और TLV अप्लाई कर लें, लेकिन आपने कोई ना कोई लिमिट अप्लाई लाजमी करनी है। अदर एक्सपोजर रूल्स, मॉनिटरिंग फोकसेस ओनली ऑन एयरबोर्न कंटेमिनेट्स। हाँ जी, अब मॉनिटरिंग क्या कर रही है, वो सिर्फ एयरबोर्न को देख रही है। तो जो एब्जॉर्ब हो गए या इंजेक्शन में चले गए या इंजेक्शन में चले गए, उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स है जो हमने डिस्कस किए हैज़र्डस सब्सटेंस मॉनिटरिंग के। अब आपके लिए आगे आ गई है एक्सरसाइज, जो एज यूजुअल कुछ लोग परफॉर्म करके मेरे साथ शेयर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और हमारा सजेशन और डिस्कशन का एक सिलसिला जारी है। तो ये आपके पास एंड ऑफ सेक्शन 7.2 जो था हमारा, इसके सामने रखते हुए 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस क्या हैं जो आपने सॉल्व करके वर्ड की फाइल में, PDF की फाइल में ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप राय ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 4 मेन रूट्स ऑफ एंट्री केमिकल्स कैन टेक इनटू द बॉडी, जो हमने इतनी डिटेल में डिस्कस किए। हाउ इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफेंडेड, डिफेंस मैकेनिज्म क्या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू फाइंड ऑन अ सेफ्टी डाटा शीट, मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या मैन्युफैक्चरर सेफ्टी डाटा शीट के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करेंगे। एक बात और, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स या आपकी एग्ज़ाम की जो टेक्निक्स हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर ये हमारा बहुत जल्द इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ख़त्म होने जा रही है। तो उसके बाद इसी तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या मटेरियल हेल्प आउट हो सकता है। और कुछ लोगों के आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ के व्हाट्सएप आ रहे हैं, कुछ के ईमेल आ रहे हैं कि इसके अलावा क्या नोट्स या मटेरियल। बिल्कुल नोट्स और मटेरियल मौजूद है, लेकिन जब तक कि हम एक बार इस लेक्चर सीरीज को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक पॉसिबल नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे अभी देना उतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। एक मरतबा ये तमाम तरह लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आपके साथ लाजमन नोट्स, हेल्पिंग नोट्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। बाकी अगर आप एक सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो याद रखा करें कि किसी भी तरह का लेक्चर्स, चाहे वो आयोश, चाहे वो ओशा, चाहे नीबोश, या किसी भी तरह का लेक्चर जो है वो चैनल के ऊपर 6 PM to 9 PM और sometimes 10 PM, you can say around 6 PM to 10 PM ये लेक्चर्स जो है ये अपलोड होते हैं इस चैनल के ऊपर। तो आपको ये आइडिया देना, ये अवेयरनेस देने का मकसद ये था कि आप अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम मालूम हो कि इस टाइम पे लेक्चर्स अपलोड होंगे, नेक्स्ट उसका पार्ट आएगा, ताकि कंटिन्यूटी जो है आपकी वो ना टूटे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।